विस्फोट मामले में संजय दत्त और बॉलीवुड की एंट्री। माहिम लॉकअप में बंदियों में एसआई वीरेंद्र वानी सबसे खतरनाक पुलिसकर्मी थे। वो राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाज थे और उनकी कदकाठी वाकई बेहद खतरनाक थी, इसलिए उन्हें अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर उपनाम दिया गया था। 11 अप्रैल को वानी एक कोठरी में दाखिल हुए और वहां जमा हुए लगभग 20 आदमियों पर नजर डाली। उनमें से एक आदमी बाकियों से थोड़ा बेहतर हालत में लग रहा था और वानी ने तय कर लिया कि उसे ही अपना निशाना बनाना है। यह इब्राहिम चौहान था, जिसे बाबा चौहान के नाम से भी जाना जाता है। साहब छोड़ दो साहब, मुझे जो कुछ भी पता है मैंने कह दिया है, चौहान ने विनती भरे लहजे में कहा। लेकिन वानी अडिग रहे। मुझे पूरी कहानी चाहिए। तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने ये कैसे किया और कौन कौन इसमें शामिल थे? समझो भाई, वरना साहब मैं एक बिल्डर और व्यापारी हूँ। मैं अपने जीजा के साथ दुबई गया था। हम होटल दिल्ली दरबार में लंच कर रहे थे जब मेरी मुलाकात अनीस इब्राहिम और अबू सलेम से हुई। मुझे बताया गया कि अनीस दाऊद इब्राहिम का भाई है और सलेम उसका करीबी दोस्त। पता चला कि सलेम भी मेरी तरह अंधेरी में रहता है। हम दोस्त बन गए और दुबई में कई बार मिले। जब मैं मुंबई लौटा तब भी हम संपर्क में रहे। 15 जनवरी को सलेम मेरे ऑफिस आया और कहा कि अनीस भाई को मेरे लिए कुछ काम है। थोड़ी देर बाद अनीस ने फोन करके मुझसे पूछा कि क्या मेरे पास कोई गैराज खाली है। मैंने मना कर दिया, लेकिन वादा किया कि मैं ढूंढने की कोशिश करूंगा। फिर सलेम मुझे सांता क्रूज स्थित मैग्नम वीडियोस के ऑफिस ले गया। वहां मेरी मुलाकात समीर हिगोरा से हुई। ये समीर हिगोरा कौन है? समीर हनीफ वाला? तुम उसे क्यों फंसाने की कोशिश कर रहे हो? वानी गुर्राए। चौहान मुश्किल से बोल पा रहा था। साहब सच बोल रहा हूँ, यह वही समीर है, और सिर्फ समीर ही नहीं बल्कि हनीफ कड़ावाला भी इसमें शामिल है। वे दोनों सलेम और अनीस इब्राहिम को भी जानते हैं। एक बार जब मैं उनके साथ था तो उन दोनों ने अनीस इब्राहिम से विदेश में एक कॉल पर इतनी देर तक बात की कि हनीफ को 1300 रुपये का बिल चुकाना पड़ा। समीर हिगोरा और हनीफ कड़ावाला फिल्म निर्माता थे और मैग्नम वीडियोस नामक एक कंपनी में साझेदार थे। उनकी फिल्मों में संजय दत्त, माधुरी दीक्षित अभिनीत सनम भी शामिल थी। ये पहली बार नहीं था जब उनका नाम किसी आपराधिक गठजोड़ के मामले में आया हो। कहा जाता है कि वे दुबई में दाऊद इब्राहिम के लिए शो आयोजित करते थे, जिसके लिए वे जानी मानी फिल्मी हस्तियों को लाते ले जाते थे। मारिया ने चौहान की कहानी पर आगे बढ़ने का फैसला किया। उन्होंने निर्माताओं को पकड़ने के लिए 2 पुलिस टीमें भेजी। उनके लौटने तक उन्होंने चौहान से पूछताछ की जिम्मेदारी संभाली। बांद्रा के टनर रोड के पास गुरु नानक पार्क के बाहर बिना नंबर की पुलिस मारुति कार रुकी। रात के 11:25 बज रहे थे। कहीं से एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। एसआई नादगौड़ा ने कड़ावाला के आलीशान अपार्टमेंट की घंटी बजाई। एक महिला ने दरवाजा खोला। हनीफ कड़ावाला है? नादगौड़ा ने पूछा। हाँ है। तुम कौन हो? मैं एक पुलिस अधिकारी हूँ। क्या काम है? उसे बुलाओ, मैं कहता हूँ। नादगौड़ा ने घूर कर देखा। महिला पीछे हट गई। दरवाजा फिर से खुला। वो एक मध्यम कद का, मूंछों वाला हट्टा कट्टा आदमी था। मैं हनीफ कड़ावाला हूँ। मारिया साहब ने तुम्हें माहिम पुलिस स्टेशन बुलाया है। क्या बकवास है? मैंने क्या किया है? कड़ावाला ने धार्मिक क्रोध के स्वर में कहा। श्री कड़ावाला, मुझे लगता है कि आपको अपना गुस्सा मेरे बॉस श्री राकेश मारिया पर ही रखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें यहाँ भेजा है। आप उनसे कारण पूछ सकते हैं। थोड़ी बहस के बाद कड़ावाला इंतजार कर रही मारुति कार में बैठ गए। कम से कम अब तो आप मुझे बताएंगे कि मुझे इस तरह क्यों परेशान किया जा रहा है? कड़ावाला ने धीमे स्वर में नादगौड़ा से पूछा। बम विस्फोटों में आपकी संलिप्तता और दाऊद इब्राहिम से आपके संबंध होने के कारण ये बेतुका है। मैं निर्दोष हूँ। मैं बम विस्फोटों में शामिल नहीं हूँ। जहाँ तक दाऊद इब्राहिम की बात है, मैं उसे बिल्कुल नहीं जानता। आक्रामकता वापस लौट रही थी। देखिए, आप हम पर अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं। आप चुप क्यों नहीं हो जाते? अगर आप निर्दोष हैं तो आपको छोड़ दिया जाएगा। नादगौड़ा के अनुसार कड़ावाला ने उन्हें छोड़ने के लिए 5 पेटी, बम्बई की बोलचाल में एक पेटी 1 लाख होती थी, की पेशकश की, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। थोड़ी देर बाद कड़ावाला फिर बोला। तुम्हारी पुलिस हमेशा मेरे जैसे छोटे मोटे लोगों के पीछे पड़ जाती है और रसूखदार लोगों को छोड़ देती है। तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब अगर तुम सच में गंभीर हो तो संजय को गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते? संजय? कौन संजय? नादगौड़ा हैरान थे कि कड़ावाला ने बहस करने के बजाय जानकारी का खुलासा करना शुरू कर दिया था, और वह भी बिना किसी उकसावे के। संजय दत्त? संजय दत्त कौन? नादगौड़ा यकीन करना चाहते थे। अरे साहब, आप फिल्म स्टार सांसद सुनील दत्त के बेटे संजय दत्त को नहीं जानते?
रात के 11 बजने के कुछ ही देर बाद आमतौर पर वहां काफी ज्यादा ट्रैफिक होता है, लेकिन आज रात सड़क पर ट्रैफिक भी शांत हो गया था, जिससे कमरे का तनाव कम नहीं हुआ। मारिया ने कांपते हुए इब्राहिम चौहान से पूछताछ जारी रखी। उसका स्वर शांत लेकिन दृढ़ था। चौहान, तुम्हारे पास दो विकल्प है, या तो तुम मुझसे यहाँ बात करो या लॉकअप में वानी से बात करो। चौहान ने मारिया की तरफ देखा और सिसकते हुए कहा, साहब, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। उसकी आवाज कर्कश थी। उसने पानी मांगा, जिसे मारिया ने एक अर्दली से लाने को कहा। चौहान ने पानी गटक लिया और सिसकना जारी रखा। मारिया थोड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। यह एहसास होते ही चौहान ने बोलना शुरू किया, साहब, आप जानते हैं कि समीर और हनीफ अनीस इब्राहिम के करीबी है। उन्होंने दुबई में अनीस से फोन पर बात की थी। वे इसमें शामिल है। मुझे ये पहले से ही पता है। मुझे बताओ कि वे कैसे शामिल है। अनीस ने मुझे और अबू सलेम को संजू बाबा के बांद्रा स्थित घर पर कुछ गिटार और टेनिस बॉल पहुंचाने का निर्देश दिया था। मैंने पूरी ईमानदारी से काम किया और इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। मारिया को माफिया की शब्दावली में अभी पारंगत होना बाकी था, हालांकि वो काफी कुछ समझता था। गिटार और टेनिस बॉल उसकी शब्दावली का हिस्सा नहीं थे। गिटार और टेनिस बॉल क्या है? साहब, गिटार एक AK-56 राइफल है। हम इसे लंबी वाली भी कहते हैं, क्योंकि यह हैंडगन से बड़ी होती है। टेनिस बॉल हैंड ग्रेनेड है। मारिया ने इस चतुराईपूर्ण कोडिंग पर अपनी मुस्कान दबा ली। ये संजू बाबा कौन है? संजू बाबा फिल्म स्टार संजय दत्त है। मारिया अपनी कुर्सी पर पसर गए थे। ये सुनकर वो उठ बैठे और उनकी आंखें आश्चर्य और अविश्वास से फैल गईं। आप क्या कह रहे हैं? संजय दत्त और अनीस इब्राहिम। संजय आखिर इस तस्वीर में कैसे आ गया? साहब, सुनील दत्त ने दिसंबर और जनवरी के दंगों के बाद मुसलमानों के लिए बहुत राहत कार्य किया था। संजू बाबा ने भी इसमें योगदान दिया था। नतीजतन शिवसेना वाले उन्हें धमका रहे थे। संजू ने अनीस भाई से कुछ बंदूकें मांगी थी ताकि वे खुद को और अपने परिवार को शिवसेना से बचा सके। चौहान ने आगे कहा, लेकिन मारिया का ध्यान कहीं और था, क्योंकि वो इस खुलासे के नतीजों पर विचार कर रहा था। नादगौड़ा के अंदर आने पर ही वो अपने आसपास के माहौल में वापस आया। साहब, हम हनीफ कड़ावाला को लाए हैं। उनका कहना है कि फिल्म स्टार संजय दत्त इसमें शामिल है। नादगौड़ा ने शुरू किया। मारिया ने बीच में ही टोकते हुए कहा, उसे अंदर लाओ। कड़ावाला घमंड से अंदर आया। उसके चेहरे पर तिरस्कार का भाव था, लेकिन उसने मारिया का स्वागत खुशी से किया। मारिया ने उसके अभिवादन को अनसुना कर दिया। क्या आप हनीफ कड़ावाला हैं? जी हाँ सर, मैं हूँ। आपका पेशा क्या है? सर, मैं और मेरा पार्टनर समीर हिगोरा फिल्में बनाते हैं और वीडियो के आधिकारिक अधिकार खरीदते हैं। हमारी फर्म का नाम मैग्नम वीडियोस है। आपके पास कितनी फिल्मों के वीडियो अधिकार हैं? आपने कितनी फिल्में प्रोड्यूस की हैं? हमारे पास 500 से ज्यादा फिल्मों के वीडियो अधिकार हैं। हमने 5 फिल्में प्रोड्यूस की है और उनमें से एक है सनम, जिसमें संजय दत्त हीरो है, जो अभी निर्माणाधीन है। संजय दत्त। अच्छा, क्या ये सच है कि आप लोगों का एक अंडरवर्ल्ड सिंडिकेट है जिसके सदस्य आप, समीर, अबू सलेम, बाबा चौहान और संजय दत्त हैं और अनीस इब्राहिम आपका बॉस है? कड़ावाला का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि इस सवाल ने उसे चौंका दिया। उसने जबरदस्त कोशिश करके अपना संयम संभाला। सर, ऐसा कोई सिंडिकेट नहीं है और अनीस इब्राहिम हमारा बॉस नहीं है। उसका हमारे कारोबार से कोई लेना देना नहीं है, हालांकि वो हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है। मेरे पार्टनर समीर ने मुझे उससे तब मिलवाया था जब हम दुबई में थे। अनीस इब्राहिम कई बार हमारे कारोबार में दखलंदाजी कर चुका है। उदाहरण के लिए उसने फिरोज खान की फिल्म यलगार के अधिकारों के लिए ऊंची कीमत तय की थी। मुझे वो आदमी पसंद नहीं है। अगर तुम्हें वो पसंद नहीं है और उसका तुम्हारे कारोबार से कोई लेना देना नहीं है, तो तुमने उसकी बात कैसे मानी और उसके लिए हथियार और गोला बारूद कैसे पहुंचाया? साहब, हम मजबूर थे। मैंने इसका कड़ा विरोध किया, लेकिन हम जानते थे कि अगर हमने मना किया तो हमें मार दिया जा सकता है। बकवास बंद करो। मुझे पूरी घटना विस्तार से बताओ। बस याद रखो, अगर तुम हमें सच नहीं बताओगे तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कड़ावाला ने आह भरी और ऐसा लगा जैसे वो कोई बहुत ही अप्रिय फैसला ले रहा हो। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, एक रुकावट आ गई। समीर हिगोरा को लाने गई पुलिस पार्टी वापस आ गई थी। मारिया ने उन्हें इंतजार करने को कहा और कड़ावाला को बाकी रखने के लिए इशारा किया। हमने जनवरी में फिल्म सिटी में सनम की शूटिंग के लिए एक विशाल कार्निवल सेट लगाया था, लेकिन शूटिंग के पहले ही हफ्ते में दंगे फिर भड़क गए और हमें इसे छोड़ना पड़ा। दंगों के दौरान पूरी फिल्म बिरादरी राहत कार्य के लिए पाली हिल स्थित सुनील दत्त के बंगले अजंता में इकट्ठा होती थी।
ऐसी ही एक राहत सभा के दौरान मैंने संजय को अनीस इब्राहिम से फोन पर बात करते और हथियार व गोला बारूद की मांग करते सुना। समीर ने मुझे ये भी बताया कि कैसे अनीस ने उसे मजबूर किया था। अचानक मारिया ने कड़ावाला को चुप रहने का इशारा किया। उसने अपने अधिकारियों को हीगोरा को बुलाने का इशारा किया। हीगोरा की उम्र 30 के आसपास थी, अपने साथी से काफी कम। उसकी घनी मूंछें थी और बाल बीच से अलग किए हुए थे। वो सदमे में लग रहा था, लेकिन कड़ावाला को देखकर वो कुछ हद तक संभल गया। मारिया ने आदेश दिया कि कड़ावाला को बाहर ले जाया जाए। वो उनसे अलग अलग पूछताछ करना चाहता था, उनके बयानों का मिलान करना चाहता था और अगर कोई विसंगति हो तो उनका सामना करना चाहता था। कुछ प्रारंभिक बातचीत के बाद मारिया सीधे संजय दत्त के विषय पर आ गया। हीगोरा ने बिना ज्यादा पूछे ही बात की। 15 जनवरी को अबू सलेम और बाबा चौहान मेरे कार्यालय आए और मुझे बताया कि अनीस भाई ने मुझसे संजय दत्त तक हथियार पहुंचाने में मदद करने के लिए कहा है। मैंने उनसे कहा कि यह संभव नहीं है। कुछ मिनटों बाद अनीस ने खुद फोन किया और मुझे ऐसा करने का आदेश दिया। हनीफ और मैं अनिच्छुक थे, लेकिन अंततः हमें सहमत होना पड़ा। सलेम, चौहान और मैं सुनील दत्त के बंगले अजंता गए। संजय अनीस से फोन पर बात कर रहा था और यह जानने के लिए उत्सुक था कि उसे हथियार कब मिलेंगे। उसने सलेम को गले लगाया और हमसे हाथ मिलाया। जब संजय ने हथियारों के बारे में पूछा तो सलेम ने दावा किया कि वो उन्हें उसी दिन पहुंचा सकता है। संजय ने उसे अगले दिन सुबह 7 बजे लाने को कहा। 16 जनवरी को हम तीनों अजंता गए। मैं अपनी कार में गया और बाकी 2 लोग एक नीली मारुति वैन में। वहाँ 2 कांस्टेबल थे सुनील दत्त की सुरक्षा के लिए। संजय ने उन्हें थोड़ी देर के लिए जाने को कहा। उसने अपने ड्राइवर मोहम्मद को अपने गैराज से कुछ कारें निकालने का निर्देश दिया ताकि चौहान वैन को गैराज के अंदर चला सके। चौहान ने एक स्पैनर और एक स्क्रू ड्राइवर मांगा और उसने और सलेम ने वैन के फर्श में बने गुप्त गड्ढे का ढक्कन खोला। सलेम ने एक बैग और एक बड़ा कपड़ा मांगा जो संजय ने ले लिया। सलेम ने संजय से पूछा कि उसे कितने हथियार चाहिए। संजय ने पूछा कि उसके पास कितने हैं। सलेम ने बताया कि उसके पास 9 AK-56 और 80 हथगोले हैं। मैंने गुफा में झांका, ये देखकर हैरानी हुई कि वहाँ कितने सारे हथियार भरे हुए थे। संजय ने सलेम से 3 AK-56 और 25 हथगोले मांगे। सलेम ने हथगोले संजय द्वारा लाए गए बैग में रख दिए और राइफलों को चादरों में लपेट दिया। संजय ने सलेम से राइफलें अपनी फिएट में रखने और बैग मेरी कार में रखने को कहा। मैंने विरोध किया, लेकिन संजय ने मुझे ये कहकर मना लिया कि वो कुछ दिनों में बैग हटा देगा। उसने मुझे कार अपने घर पर छोड़ने को कहा। मुझे अपने बच्चों को स्कूल ले जाना था, इसलिए मैं जल्दी से घर गया। बाद में मैंने हनीफ को सब कुछ बताया। फिर 18 जनवरी को संजय हनीफ के घर गया और उसे कार और चाबियां लौटा दी। हनीफ ने बताया कि संजय ने उसे बताया था कि उसने केवल एक राइफल रखी है और बाकी लौटा दी। बाकी 2 बंदूकें और ग्रेनेड मेरी कार में रखे थे और मंजूर सईद ने उन्हें उठा लिया, जिसे सलेम ने उन्हें लेने के लिए भेजा था। फिर हम सब उस पूरे घटनाक्रम को भूल गए। हम बस खुश थे कि यह खत्म हो गया। साहब, मैं खुदा की कसम खाता हूँ कि मुझे इसके अलावा कुछ नहीं पता। उसकी आंखें विनती कर रही थी। जब मारिया ने कड़ावाला से जिरह की तो उसके बयान हीगोरा के बयानों से मेल खाते थे, बिना किसी अंतर के। उसने अपने अधिकारियों से उन दोनों लोगों के बयान दर्ज करने को कहा। लगभग भोर हो चुकी थी। उसने कुछ घंटों के लिए अपनी कुर्सी पर लेटने का फैसला किया। सुबह होते ही वो JCP सिंह और CP समरा को बुलाएगा। CP समरा इस बात को लेकर बहुत चिंतित थे कि जब्त किए गए सबूत, जैसे कि RDX और ऑगस्ट 69 हैंड ग्रेनेड के कार्टन, न केवल CFA को बल्कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को भी उचित जांच के लिए भेजे जाए। क्योंकि ग्रेनेड ऑस्ट्रियाई मूल के थे, इसलिए उन्हें जांच के लिए ऑस्ट्रिया भेजा गया। उन्हें बॉम्बे पुलिस के काम पर गर्व था और उन्होंने CBI को जांच सौंपने के राजनेताओं के कई अनुरोधों को जोरदार तरीके से ठुकरा दिया। पुलिस जांच शुरू होने के बाद से समरा हर दिन शाम 4 बजे प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे ताकि प्रगति की रिपोर्ट कर सके। अक्सर स्थानीय और राष्ट्रीय दोनों अखबारों के 60 से ज्यादा पत्रकार होते थे। हालांकि समय के साथ संख्या कम होती गई। समरा का मानना था कि प्रेस से मिलने से पारदर्शिता सुनिश्चित होती है और लोगों को ये जानने का अधिकार है कि मामला कैसे आगे बढ़ रहा है। हालांकि इन ब्रीफिंग से कुछ राजनेताओं में नाराजगी पैदा हुई। 12 अप्रैल को समरा ने ब्रीफिंग में घोषणा की कि पुलिस जांच ने एक नया मोड़ ले लिया है। उन्होंने कहा कि पुलिस को संदेह है कि फिल्म उद्योग के कुछ लोग भी विस्फोटों में शामिल थे और इसकी बारीकी से जांच की जाएगी। पत्रकारों को एक बड़ी खबर की भनक लग गई। तुरंत नाम मांगने की होड़ मच गई।
कुछ पत्रकारों ने सुना था कि समीर हनीफ का नाम शहर की एस्प्लेनेड अदालत के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की रिमांड आवेदनों की सूची में शामिल था। गिरफ्तार व्यक्ति की हिरासत के लिए पुलिस द्वारा किया जाने वाला अनुरोध। किसी ने ये पुष्टि करने के लिए कहा कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। समरा ने शर्म से मुस्कुराते हुए स्वीकार किया कि समीर हिगोरा और हनीफ कड़ावाला को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। अगले सवाल से कमरे में स्तब्धता भरी खामोशी छा गई। क्या संजय दत्त भी समीर हनीफ से जुड़े हैं? समरा को इस सवाल की उम्मीद नहीं थी। हमें नहीं पता, हमें अभी उनकी भूमिका की जांच करनी है, हैरान रह गए। उन्होंने दावा किया कि उन्हें नहीं पता था कि बैग में क्या है, और याकूब ने बिना कोई स्पष्टीकरण दिए बस बैग रखने की जगह मांगी थी। क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने उन्हें हिरासत में ले लिया। सीपी समरा को जब्ती की सूचना दी गई। शाम तक पुलिस दल ने अपना अभियान पूरा कर लिया। इस समय तक प्रेस को खबर की भनक लग चुकी थी और वे घटनास्थल पर इकट्ठा होने लगे थे। बॉम्बे पुणे राजमार्ग पर भी भारी भीड़ जमा हो गई, जिससे यातायात जाम हो गया। आरडीएक्स को एक अलग वैन में लादकर निपटान के लिए बीडीडीएस को सौंप दिया गया। मंगलवार 30 मार्च का दिन था और धूप खिली हुई थी। नागला गांव के बालचंद्र कामड़ी और बाबू सालियान अपने दोस्तों प्रवीण खुदाडे, उनके भाई बबन, अनंत और कृष्णा सरवने के साथ पास की खाड़ी में गए थे। वे सभी 20-20 साल के थे और यह मछली पकड़ने और तैरने के लिए उनकी पसंदीदा जगह थी। जैसे ही बबन पानी में कूदा, उसके पैर किसी ऐसी चीज से टकराए जो नदी तल पर आमतौर पर पाए जाने वाले पत्थर या रेत नहीं थी। उसने उसे देखने के लिए छलांग लगा दी। ये काले पदार्थ का एक बड़ा ढेर था जो कीचड़ जैसा दिख रहा था। बबन ने प्रवीण को देखने के लिए बुलाया। प्रवीण भी उतना ही हैरान था। बाकी लड़के भी वहां आ गए। ढेर ऐसा लग रहा था जैसे किसी फटी हुई बोरी से गिरा हो। बालचंद्र थोड़ी दूरी पर मछली पकड़ रहा था। अपने दोस्तों को इकट्ठा होते देख उसने अपना जाल एक तरफ फेंक दिया और उनकी ओर दौड़ा। प्रवीण और बबन ने उसे ढेर दिखाया। बालचंद्र आश्चर्य से चिल्लाया क्योंकि उसने भी वो पदार्थ पकड़ा था। लड़के चर्चा कर रहे थे कि यह क्या हो सकता है। आखिरकार सबसे बड़े बालचंद्र ने कहा, मुझे लगता है कि यह ब्राउन शुगर है। अगर पुलिस को पता चला कि हमारे पास ब्राउन शुगर है तो हम पर मुकदमा चलाया जाएगा। हमें इसे फेंक देना चाहिए, बबन ने कहा। बाबू सालियान ने बीच में ही टोकते हुए कहा, बेवकूफी मत करो, इस चीज पर हमारी उंगलियों के निशान है, चलो इसे जला देते हैं। सबको लगा कि यह एक अच्छा विचार है। उन्होंने कुछ कागज इकट्ठा किए और उस ढेले में आग लगाने की कोशिश की। वो तुरंत भड़क गया और धुआं निकलने लगा। घने काले धुएं ने लड़कों को डरा दिया और वे अपने गांव की सुरक्षा में भाग गए। पूरी घटना को शायद भुला दिया जाता, लेकिन एक सतर्क पुलिस कांस्टेबल श्याम फुटाने ने ऐसा होने से रोक दिया। फुटाने पनवेल के पास कलम्बोली पुलिस स्टेशन में तैनात थे। 1 अप्रैल को वो किसी निजी काम से नगला के पास ओवाले गांव गए थे। उन्होंने बालचंद्र और बाबू को नगला बंदर की खाड़ियों में ड्रग तस्करों द्वारा अपना माल छिपाने के बारे में बात करते सुना। शुरू में फुटाने को लगा कि लड़के उसके साथ मजाक कर रहे हैं। फिर उसने उन युवकों से बात की। दोनों लड़कों ने अनभिज्ञता का नाटक किया जब तक उन्हें एहसास नहीं हुआ कि फुटाने के इरादे दुर्भावनापूर्ण हैं और वह उनके खिलाफ ड्रग्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर सकता है। उन्होंने उसे नगला नाले की तलहटी में मिले काले और भूरे केक के बारे में बताया। फुटाने उन्हें नाले के पास ले गया और उनसे रहस्यमयी केक दिखाने को कहा। बालचंद्र पानी में कूद गया और एक टुकड़ा ऊपर ले आया। बारीकी से जांच करने के बाद फुटाने को पिछले हफ्ते मुंब्रा में छापेमारी के बाद अखबारों में पढ़े गए आरडीएक्स के विवरण याद आ गए। फुटाने ने अपने वरिष्ठ पनवेल डिवीजन के एसीपी एमसी नाइक को फोन किया। नाइक आए और सामग्री को कपूर बावड़ी पुलिस स्टेशन ले जाया गया। लगभग आधी रात हो चुकी थी। नाइक ने थाने के पुलिस आयुक्त बसवराज आकाशी को फोन करने का फैसला किया। आकाशी ने अतिरिक्त पुलिस आयुक्त शंकर जरेकर को खोज की पहचान के लिए बुलाया। जरेकर मुंब्रा की बरामदगी में शामिल थे, जहां उन्होंने आरडीएक्स देखा था और उन्होंने पहचान की कि फुटाने की खोज भी वही पदार्थ है। बॉम्बे पुलिस के जेसीपी सिंह को सूचित किया गया। सिंह ने इलाके की घेराबंदी करने को कहा और बीडीडीएस को थाने आने को कहा। ये 2 अप्रैल की सुबह का समय था। पुलिस ने डॉक्टर विश्वास सपटनेकर, जो एक डीप सी डाइविंग क्लब चलाते थे, को ढूंढ निकाला और उनसे गोताखोर उपलब्ध कराने को कहा। जिस जगह पर लड़कों को गांठ मिली थी, उसके आसपास लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में एक क्षेत्र चिन्हित किया गया। सपटनेकर की टीम के गोताखोरों और ओवाले व नागला के स्थानीय युवकों ने नाले की तलहटी में खोज शुरू की। यह अभियान पूरी रात और दिन में भी जारी रहा। गोताखोरों को अंधेरे और तेज लहरों से जूझना पड़ा।
कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें लगभग 10 फुट की दूरी पर 2 बड़े गड्ढे मिले, जिनमें बोरे छिपे हुए थे। ये गड्ढे नाले में लगभग 25 फुट की गहराई तक खोदे गए थे। उन्होंने एक गड्ढे से 15 और दूसरे से 35 बोरे बरामद किए। बोरों को इस तरह से डाला गया था कि भविष्य में उन्हें निकाला जा सके। 8 बोरे गड्ढों से बाहर बह गए थे। कुल मिलाकर 58 बोरे बरामद किए गए। उनमें से 38 में RDX था और 20 में जेलेटिन था। कुल वजन 2380 किलोग्राम से ज्यादा होने का अनुमान है। बैगों को किनारे पर लाकर पंक्तिबद्ध करने के बाद सिंह ने देखा कि उन पर सीरियल नंबर 302 से शुरू होकर 554 तक थे। हर बैग पर वो विशिष्ट नीला गोला भी छपा हुआ था जो मुंब्रा के मोबिन नगर से बरामद बैगों पर पाया गया था। बाद में जांच करने पर पता चला कि मुंब्रा से बरामद बैगों पर भी सीरियल नंबर इसी श्रेणी के थे। मारिया की टीम ने कई रात्रिकालीन दौरों, छापों, समन और गिरफ्तारियों के साथ अपनी अथक जांच जारी रखी। भिंडी बाजार, मोहम्मद अली रोड, पायधोनी, टूटैंक्स और नागपाड़ा पारंपरिक रूप से मुस्लिम गढ़ थे और ऐसे इलाकों में ही इस तरह के छापे सबसे ज्यादा पड़ते थे। मार्च से मई तक जब पुलिस ने आखिरकार ढील दी, तब समुदाय सदमे में था। विस्फोटों से दूर दूर तक जुड़े न होने वाले युवा पुलिस को देखते ही कांप उठते थे। बुजुर्ग सूर्यास्त के बाद अपने घरों से बाहर कम ही निकलते थे। अपराध शाखा और माहिम पुलिस स्टेशन के लॉकअप कैदियों से भरे हुए थे, जिनमें सैकड़ों ऐसे भी थे जिनका टाइगर मेमन से कोई लेना देना नहीं था। उनके रिश्तेदार बाहर बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। मामले को और भी बदतर बनाने के लिए गिरफ्तार किए गए कई लोगों के पास उचित कानूनी सहायता नहीं थी। अपनी सेवाओं की बढ़ती मांग के कारण कुछ वकील अक्सर अपने मुवक्किलों का ठीक से प्रतिनिधित्व नहीं करते थे या तब तक मदद करने से इनकार कर देते थे जब तक कि वे बहुत ज्यादा फीस न चुका दें। नतीजतन कई आरोपियों को जरूरत से ज्यादा समय सलाखों के पीछे बिताना पड़ा। टाइम्स ऑफ इंडिया मुस्लिम बंदियों की दुर्दशा को उजागर करने वाला पहला अखबार था, लेकिन ये रिपोर्ट 22 अप्रैल 1993 को ही प्रकाशित हुई। पुलिस ने लगभग 88 लोगों को गिरफ्तार किया है। सूत्रों का अनुमान है कि कम से कम 3 गुना लोगों को उठाया गया है और माहिम पुलिस स्टेशन की हवालात में बंद कर दिया गया है। कई लोगों ने दावा किया कि हालांकि उन्हें 2 हफ्तों से ज्यादा समय तक हिरासत में रखा गया था, लेकिन उन पर कभी आरोप नहीं लगाए गए। संडे ऑब्जर्वर के बॉम्बे संस्करण ने 13 जून को रिपोर्ट किया, जब मीडिया का ध्यान इस गैरकानूनी हिरासत पर केंद्रित हुआ तो पुलिस ने चुपचाप लगभग 300 बंदियों को रिहा कर दिया। लेकिन यह मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। कैरोल एंड्रेड ने 25 जून को मेट्रोपोलिस में लिखा, भारी मात्रा में धन हाथ पैर मारता रहा, क्योंकि जेलें एक ऐसी भीड़ से भर गई जो आमतौर पर दोस्त का दोस्त होने के अलावा और किसी अपराध में दोषी नहीं थी और इसलिए राज्य और स्थानीय पुलिसकर्मी की दुश्मन थी। 1 साल बाद भी इस विषय पर चर्चा जारी थी। लगता है बॉम्बे पुलिस ने यह मान लिया था कि मुस्लिम नाम वाला कोई भी व्यक्ति प्रथम दृष्टया विस्फोटों में शामिल है। अंधाधुंध गिरफ्तारियां हुई, मुसलमानों को पीटा गया, गालियां दी गई और अपमानित किया गया क्योंकि पुलिस ने उनके सभी मौलिक अधिकारों का हनन किया। संडे मैगजीन 3 जुलाई 1994। अखबारों की रिपोर्टों से ये भी पता चला कि बंदियों का कोई रिकॉर्ड नहीं बनाया गया था, ताकि जब उनके रिश्तेदार उन्हें ढूंढने आए तो पुलिस इस बात से इनकार कर सके कि वे लॉकअप में थे। आमतौर पर किसी व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए, लेकिन टाडा के तहत यह अनिवार्य नहीं था। कभी कभी गिरफ्तारी की तारीख व्यक्ति को हिरासत में लिए जाने के हफ्तों बाद दिखाई जाती थी, तो कभी कभी ये दर्ज ही नहीं होती थी। रिहा हुए कई लोगों ने कहा कि उन हफ्तों के निशान उन्हें हमेशा याद रहेंगे। बांद्रा में एक रेस्टोरेंट के मालिक 35 वर्षीय राकेश राजकुमार खुराना एक सफल और खुशमिजाज व्यक्ति थे। उन्हें सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि उन्हें पिल्लू खान का करीबी माना जाता था, जिस पर विस्फोटों में शामिल होने का गलत संदेह था। खुराना बॉम्बे उच्च न्यायालय के जरिए अपनी रिहाई सुनिश्चित करने में कामयाब रहे। 10 अप्रैल को आदेश पारित किया गया। चूंकि कुछ दस्तावेज पूरे होने बाकी थे, इसलिए उन्हें कुछ दिनों में रिहा किया जाना था। 11 अप्रैल की रात माहिम लॉकअप में खुराना ने कुछ नशे में धुत पुलिसकर्मियों को अपने पड़ोसी सेल में घुसते देखा, जिसमें 3 पुरुष और 2 महिलाएं बंद थीं। वे सैयद अब्दुल रहमान, उनकी पत्नी नूर खान, उनकी बेटी और बाबा मूसा चौहान थे। पुलिसकर्मियों ने महिलाओं के साथ बर्बरतापूर्वक मारपीट शुरू कर दी। पुरुष विरोध करने में असमर्थ थे। सेल में मौजूद पुलिसकर्मियों में एक ऐसा भी था जो अधिकारी लग रहा था। उसने अगली सेल में खुराना की ओर देखा और कहा, खुराना, अगर तुमने कल तक पिल्लू खान का पता नहीं बताया तो मैं तुम्हारी पत्नी को यहाँ घसीट लाऊंगा और अपने आदमियों से कहूंगा कि वे भी उसके साथ वैसा ही बुरा व्यवहार करें।
14 अप्रैल को रिहा होने के बाद खुराना अपनी पत्नी नीरू, 3 साल के बेटे और 2 साल की बेटी के पास घर गए। उस रात जब उनका परिवार सो रहा था, उन्होंने अपनी 0.32 बोर की रिवॉल्वर निकाली, जो उन्होंने आत्मरक्षा के लिए खरीदी थी, लेकिन कभी इस्तेमाल नहीं की। उसने अपनी पत्नी और बच्चों को गोली मार दी। बाद में उसने शवों को अपनी कार में रखा और जुहू की एक सुनसान गली में जाकर खुद को गोली मार ली। शहर स्तब्ध रह गया। पुलिस ने इस घटना को कमतर आंकने की पूरी कोशिश की। 15 अप्रैल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीपी समरा ने कहा कि खुराना को गिरफ्तार नहीं किया गया था, बल्कि सिर्फ पूछताछ की गई थी। हमें कभी शक नहीं हुआ कि उसके पिल्लू खान से करीबी संबंध है। हम बस कुख्यात ड्रग माफिया के ठिकाने के बारे में सुराग पाने की कोशिश करना चाहते थे। टाइम्स ऑफ इंडिया, 16 अप्रैल 1993। नरेश फर्नांडीज की एक अनुवर्ती कहानी, टाइम्स ऑफ इंडिया, 22 अप्रैल 1993 में समरा के हवाले से कहा गया है कि खुराना को जरूर ग्लानि हुई होगी, वरना उसने इतना बड़ा कदम नहीं उठाया होता। रायगढ़ की स्थिति बॉम्बे जैसी ही थी। मार्च के तीसरे हफ्ते में असगर मुकादम, अब्दुल गनी और अन्य लोगों द्वारा इलाके में RDX की लैंडिंग की बात कबूल करने के बाद पुलिस का ध्यान श्रीवर्धन, महसला और महाट के 3 गांवों की ओर गया। लगभग 400 लोगों को, जिनमें से ज्यादातर मुस्लिम थे, हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ की गई। अलीबाग के SP TS भाल, पुलिस उपाधीक्षक DSP चंद्रशेखर दैर्थनकर और श्रीवर्धन के इंस्पेक्टर SA पाटिल ने ऑपरेशन का निर्देशन किया। बम्बई में गिरफ्तार किए गए कम से कम कुछ लोग मुकादम, इम्तियाज घावटे, अब्दुल गनी और परवेज शेख विस्फोट की योजना और कार्यान्वयन से निकटता से जुड़े थे। हालांकि रायगढ़ में पकड़े गए बहुत कम लोगों का टाइगर मेमन से कोई संबंध था। जिन कुछ लोगों ने लैंडिंग में मदद की थी, वे कुली, लोडर और नाविक थे, जिन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वे कौन सा सामान ले जा रहे हैं या उन्हें किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। उन्हें अपने काम के लिए किसी भी अन्य काम की तरह बस न्यूनतम वेतन मिलता था। उनमें से कई लोग RDX भी नहीं कह सकते थे, बल्कि आयोडेक्स कह देते थे। वे ज्यादा कुछ नहीं बता सकते थे। जो लोग इस बड़ी साजिश का हिस्सा थे, लैंडिंग एजेंट, कस्टम और पुलिस अधिकारी, वे भागने में कामयाब रहे। जैसा कि ओल्गा टेलिस ने 19 जून को साप्ताहिक संडे ऑब्जर्वर में अपने कॉलम में लिखा था, पुलिस ने वास्तव में अपना काम पूरा होने पर खुद को गर्वित करने की कोशिश की है, जबकि वास्तव में उन्होंने जो हासिल किया है वो कुछ कुलियों को गिरफ्तार करना है। मानवाधिकार कार्यकर्ता PA सेबेस्टियन ने उसी अंक में लिखा था, उन्होंने एक झाड़ू बनाने वाले को पकड़ा जिसने जाहिर तौर पर RDX लोड किया था। हो सकता है कि उस आदमी को बॉक्स लोड करने के लिए 50 रुपये की बजाय 100 रुपये दिए गए हों। उसे कैसे पता चलता कि वह क्या लोड कर रहा था? ठाणे और रत्नागिरी में, जहां कई खदानें हैं, पुलिस ने ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जिनके पास विस्फोटकों से निपटने का लाइसेंस था। हस्पटेल कबीला श्रीवर्धन से 2 किलोमीटर दूर वालवती गांव में रहता था। उनका दुस्वप्न तब शुरू हुआ जब गांव के पास एक झील से रॉकेट जैसी कुछ वस्तुएं बरामद हुई। एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए श्रीवर्धन पुलिस ने 13 अप्रैल को इकबाल हस्पटेल के घर पर छापा मारा। तलाशी के दौरान उन्हें एक शोकेस में रखी कुछ मिसाइलें मिली। पुलिस ने हथियारों का पूरा जखीरा बरामद करने की उत्सुकता में सारा फर्नीचर और घरेलू उपकरण तहस नहस कर दिए। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि ये मिसाइलें वास्तव में अफगान मुजाहिदीन द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले रॉकेट लॉन्चर थे और पूरे हस्पटेल परिवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस स्टेशन लाए गए लोगों में इकबाल हस्पटेल, उनकी पत्नी, बहन, बेटी, बहू, बेटे मोबीन और नदीम के अलावा 6 अन्य ग्रामीण शामिल थे, जिनके घर से पुलिस को कुछ अत्याधुनिक चाकू मिले थे। भाल इस बरामदगी का उचित प्रचार चाहते थे और उन्होंने एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी की। टाइम्स ऑफ इंडिया, 14 अप्रैल 1993 के अनुसार कल देर शाम श्रीवर्धन के वालवती इलाके से हथियारों की एक और खेप बरामद होने की सूचना मिली। खाड़ी से 25 प्रक्षेपास्त्र और 17 पाइप बम और गोला बारूद बरामद किए गए। तलाशी अभियान जारी है। पास के मुरुड में 5 बम बरामद किए गए, रायगढ़ पुलिस ने बताया। ये भी बताया गया कि सैन्य विशेषज्ञों ने प्रक्षेपास्त्रों की पहचान अत्यधिक घातक मिसाइल के रूप में की है और आगे की रिपोर्ट का इंतजार है। 13 से 20 अप्रैल के बीच हस्पटेल परिवार को हिरासत में लिया गया था। इंडियन एक्सप्रेस की अपर्णा बोरकर के अनुसार पुलिस दल ने कथित तौर पर मोबीन और इकबाल को नंगा करके बेल्ट और डंडों से पीटा, सिगरेट के बटों से जलाया, 2 हफ्तों तक बिजली के झटके दिए और परिवार की 2 महिलाओं को अवैध रूप से हिरासत में रखा। 20 अप्रैल को पता चला कि ये लॉन्चर तकुए थे जो सोलापुर कपड़ा मिलों के लिए थे और 1986 में महाड में एक ट्रक के पलटने के बाद पास में ही फेंक दिए गए थे।
कुछ बच्चे इन्हें वालवती अपने घर ले आए थे। इन्हें झील में फेंक दिया गया था क्योंकि ग्रामीणों को डर था कि पुलिस उन पर चोरी का आरोप लगा देगी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार महाड पुलिस में दर्ज एक शिकायत जिसमें घटना दर्ज की गई थी और सोलापुर कपड़ा मिल, जहां तकुए जा रहे थे, से पुष्टि हुई, जिससे तथ्यों की पुष्टि हुई। मानवाधिकार समूहों के बढ़ते दबाव और मिसाइलों के संबंध में गलती का एहसास होने पर भाल को हॉस्पिटलों को रिहा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। प्रेस में छपी रिपोर्टों ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) का ध्यान आकर्षित किया, जिसने कथित अत्याचारों की जांच शुरू की। श्रीवर्धन न्यायालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट MM सिकारकर ने भाल और उनके 10 अधिकारियों, जिनमें दैथानका, पाटिल और चौहान शामिल थे, के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज किया। यह मामला अभी भी अलीबाग सत्र न्यायालय में चल रहा है। रायगढ़ में गिरफ्तार किए गए लोगों को साजिश का विवरण नहीं पता था, लेकिन वे पुलिस को उन लोगों के नाम बता सकते थे जिन्होंने उन्हें लैंडिंग के लिए किराए पर लिया था। मार्च के उत्तरार्ध में गिरफ्तारी शुरू होते ही 3 और 7 फरवरी को लैंडिंग ऑपरेशन के नेताओं के रूप में जिन 3 लोगों का नाम लिया गया, वे थे दादाभाई पाका, दाऊद फंसे और रहीम लॉन्ड्रीवाला। ये भी पता चला कि फंसे 25 जनवरी को दुबई गया था और उसे दाऊद इब्राहिम से टाइगर मेमन को कुछ रसायन उतारने में मदद करने के विशेष निर्देश मिले थे। हालांकि भाल बिना और पुख्ता सबूतों के पाका, फांसे और लॉन्ड्रीवाला को गिरफ्तार करने से हिचकिचा रहे थे। बॉम्बे पुलिस ने मार्च के दूसरे हफ्ते तक भाल को तीनों लैंडिंग एजेंटों की भूमिका के बारे में सूचित कर दिया था, लेकिन रायगढ़ के बंदियों से पुष्टि मिलने के बावजूद भाल ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये बात राष्ट्रीय मीडिया में भी उजागर हुई। अंततः बॉम्बे पुलिस ने खुद कार्रवाई करने का फैसला किया। वली पुलिस स्टेशन की एक पुलिस टीम, जिसका नेतृत्व वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक HP पवार कर रहे थे, ने लैंडिंग एजेंटों पर छापा मारा और मार्च के अंत में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मार्च के अंत में बॉम्बे पुलिस के लिए लैंडिंग एजेंट दादाभाई पाका का DIGP के जैन को दिया गया बयान तस्करी की बारीकियों पर एक शिक्षा थी। मैं और मेरे साथी दाऊद फांसे और रहीम लॉन्ड्रीवाला पिछले 5 सालों से तस्करी में सक्रिय है। हम पिछले 1.5 साल से टाइगर मेमन के लिए काम कर रहे हैं और 6 लैंडिंग में मदद कर चुके हैं। इनमें से 4 चांदी की सिल्लियां थी और आखिरी 2 हथियार और विस्फोटकों की थी। प्रत्येक लैंडिंग के लिए हमें कस्टम, DRI और पुलिस अधिकारियों को भुगतान करना पड़ता था ताकि सामान बिना किसी बाधा के उतारा जा सके और शहर पहुंचाया जा सके। हमें सामान उतारने के लिए आदमी भी रखने पड़ते थे। प्रत्येक चांदी की सिल्लियों का वजन लगभग 30 किलोग्राम होता है। प्रत्येक सिल्लियों से हमें 7,000 रुपये मिलते थे। हमारे पास चांदी की 4 खेपें, 135 सिल्लियों, 143 सिल्लियों, 210 सिल्लियों और 65 सिल्लियों की थी। हमारे लिए जितनी ज्यादा सिल्लियां उतना ही बेहतर, क्योंकि प्रत्येक लैंडिंग के लिए हमें कस्टम, DRI और पुलिस को एक निश्चित राशि का भुगतान करना पड़ता है। इसलिए अगर ज्यादा सिल्लियां हैं, तो हमारा मुनाफा ज्यादा है, क्योंकि लागतें तय है। यही वजह है कि जब टाइगर ने सिर्फ 65 सिल्लियों की लैंडिंग का इंतजाम किया, तो हमारी उससे काफी बहस हुई। पाकर ने विस्तार से बताया कि प्रत्येक कस्टम और पुलिस अधिकारी को कितनी रिश्वत देनी पड़ी। ये रकम हजारों से लेकर कई लाख तक थी और इसमें पुलिस, कस्टम और यहाँ तक कि DRI के अधिकारी भी शामिल थे। रहीम लॉन्ड्रीवाला और दाऊद फंसे से भी पूछताछ की गई और उनके बयानों ने पाकर द्वारा बताई गई भ्रष्ट कस्टम, DRI और पुलिस अधिकारियों की सूची की पुष्टि की, जिन्होंने टाइगर की मदद की थी। CBI के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को सतर्क कर दिया गया और लैंडिंग एजेंटों द्वारा नामित अधिकारियों के घरों पर छापेमारी करने का फैसला किया गया। CBI अधिकारियों ने ठाणे, अलीबाग और मलाड सहित अन्य जगहों पर उनके घरों पर छापेमारी की। हालांकि छापेमारी में कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अतिरिक्त CC थापा ये सुनकर क्रोधित हो गए कि उनके अधिकारियों ने तस्करों के साथ मिलीभगत की है और उनमें से 3 को निलंबित कर दिया। हिगोरा की उम्र 30 के आसपास थी, अपने साथी से काफी कम। उसकी घनी मूंछें थी और बाल बीच से अलग किए हुए थे। वो सदमे में लग रहा था, लेकिन कड़ावाला को देखकर वो कुछ हद तक संभल गया। मारिया ने आदेश दिया कि कड़ावाला को बाहर ले जाया जाए। वो उनसे अलग अलग पूछताछ करना चाहता था, उनके बयानों का मिलान करना चाहता था और अगर कोई विसंगति हो तो उनका सामना करना चाहता था। कुछ प्रारंभिक बातचीत के बाद मारिया सीधे संजय दत्त के विषय पर आ गया। हिगोरा ने बिना ज्यादा पूछे ही बात की। 15 जनवरी को अबू सलेम और बाबा चौहान मेरे कार्यालय आए और मुझे बताया कि अनीस भाई ने मुझसे संजय दत्त तक हथियार पहुंचाने में मदद करने के लिए कहा है। मैंने उनसे कहा कि यह संभव नहीं है। कुछ मिनटों बाद अनीस ने खुद फोन किया और मुझे ऐसा करने का आदेश दिया। हनीफ और मैं अनिच्छुक थे, लेकिन अंततः हमें सहमत होना पड़ा।
सलेम, चौहान और मैं सुनील दत्त के बंगले अजंता गए। संजय अनीस से फोन पर बात कर रहा था और यह जानने के लिए उत्सुक था कि उसे हथियार कब मिलेंगे। उसने सलेम को गले लगाया और हमसे हाथ मिलाया। जब संजय ने हथियारों के बारे में पूछा तो सलेम ने दावा किया कि वो उन्हें उसी दिन पहुंचा सकता है। संजय ने उसे अगले दिन सुबह 7 बजे लाने को कहा। 16 जनवरी को हम तीनों अजंता गए। मैं अपनी कार में गया और बाकी 2 लोग एक नीली मारुति वैन में। वहां 2 कांस्टेबल थे सुनील दत्त की सुरक्षा के लिए। संजय ने उन्हें थोड़ी देर के लिए जाने को कहा। उसने अपने ड्राइवर मोहम्मद को अपने गैराज से कुछ कारें निकालने का निर्देश दिया ताकि चौहान वैन को गैराज के अंदर चला सके। चौहान ने एक स्पैनर और एक स्क्रू ड्राइवर मांगा और उसने और सलेम ने वैन के फर्श में बने गुप्त गड्ढे का ढक्कन खोला। सलेम ने एक बैग और एक बड़ा कपड़ा मांगा जो संजय ने ले लिया। सलेम ने संजय से पूछा कि उसे कितने हथियार चाहिए। संजय ने पूछा कि उसके पास कितने हैं। सलेम ने बताया कि उसके पास 9 AK-56 और 80 हथगोले हैं। मैंने गुफा में झांका, ये देखकर हैरानी हुई कि वहां कितने सारे हथियार भरे हुए थे। संजय ने सलेम से 3 AK-56 और 25 हथगोले मांगे। सलेम ने हथगोले संजय द्वारा लाए गए बैग में रख दिए और राइफलों को चादरों में लपेट दिया। संजय ने सलेम से राइफलें अपनी फिएट में रखने और बैग मेरी कार में रखने को कहा। मैंने विरोध किया, लेकिन संजय ने मुझे ये कहकर मना लिया कि वो कुछ दिनों में बैग हटा देगा। उसने मुझे कार अपने घर पर छोड़ने को कहा। मुझे अपने बच्चों को स्कूल ले जाना था, इसलिए मैं जल्दी से घर गया। बाद में मैंने हनीफ को सब कुछ बताया। फिर 18 जनवरी को संजय हनीफ के घर गया और उसे कार और चाबियां लौटा दी। हनीफ ने बताया कि संजय ने उसे बताया था कि उसने केवल एक राइफल रखी है और बाकी लौटा दी। बाकी 2 बंदूकें और ग्रेनेड मेरी कार में रखे थे और मंजूर सईद ने उन्हें उठा लिया, जिसे सलेम ने उन्हें लेने के लिए भेजा था। फिर हम सब उस पूरे घटनाक्रम को भूल गए। हम बस खुश थे कि यह खत्म हो गया। साहब, मैं खुदा की कसम खाता हूँ कि मुझे इसके अलावा कुछ नहीं पता। उसकी आंखें विनती कर रही थी। जब मारिया ने कड़ावाला से जिरह की तो उसके बयान ही गोरा के बयानों से मेल खाते थे, बिना किसी अंतर के। उसने अपने अधिकारियों से उन दोनों लोगों के बयान दर्ज करने को कहा। लगभग भोर हो चुकी थी। उसने कुछ घंटों के लिए अपनी कुर्सी पर लेटने का फैसला किया। सुबह होते ही वो JCP सिंह और CP समरा को बुलाएगा। CP समरा इस बात को लेकर बहुत चिंतित थे कि जब्त किए गए सबूत, जैसे कि RDX और ऑगस्ट 69 हैंड ग्रेनेड के कार्टन, न केवल CFA को बल्कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को भी उचित जांच के लिए भेजे जाएं। क्योंकि ग्रेनेड ऑस्ट्रियाई मूल के थे, इसलिए उन्हें जांच के लिए ऑस्ट्रिया भेजा गया। उन्हें बॉम्बे पुलिस के काम पर गर्व था और उन्होंने CBI को जांच सौंपने के राजनेताओं के कई अनुरोधों को जोरदार तरीके से ठुकरा दिया। पुलिस जांच शुरू होने के बाद से समरा हर दिन शाम 4 बजे प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे ताकि प्रगति की रिपोर्ट कर सके। अक्सर स्थानीय और राष्ट्रीय दोनों अखबारों के 60 से ज्यादा पत्रकार होते थे। हालांकि समय के साथ संख्या कम होती गई। समरा का मानना था कि प्रेस से मिलने से पारदर्शिता सुनिश्चित होती है और लोगों को ये जानने का अधिकार है कि मामला कैसे आगे बढ़ रहा है। हालांकि इन ब्रीफिंग से कुछ राजनेताओं में नाराजगी पैदा हुई। 12 अप्रैल को समरा ने ब्रीफिंग में घोषणा की कि पुलिस जांच ने एक नया मोड़ ले लिया है। उन्होंने कहा कि पुलिस को संदेह है कि फिल्म उद्योग के कुछ लोग भी विस्फोटों में शामिल थे और इसकी बारीकी से जांच की जाएगी। पत्रकारों को एक बड़ी खबर की भनक लग गई। तुरंत नाम मांगने की होड़ मच गई। कुछ पत्रकारों ने सुना था कि समीर हनीफ का नाम शहर की एस्प्लेनेड अदालत के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की रिमांड आवेदनों की सूची में शामिल था। गिरफ्तार व्यक्ति की हिरासत के लिए पुलिस द्वारा किया जाने वाला अनुरोध। किसी ने ये पुष्टि करने के लिए कहा कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। समरा ने शर्म से मुस्कुराते हुए स्वीकार किया कि समीर हिगोरा और हनीफ कड़ावाला को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। अगले सवाल से कमरे में स्तब्धता भरी खामोशी छा गई। क्या संजय दत्त भी समीर हनीफ से जुड़े हैं? समरा को इस सवाल की उम्मीद नहीं थी। हमें नहीं पता, हमें अभी उनकी भूमिका की जांच करनी है, एक कमजोर सी दिखने वाली लड़की ने पूछा। क्या आप कह रहे हैं कि संजय दत्त को निर्माताओं ने फंसाया है और वह वास्तव में निर्दोष है? समरा इस बारे में और बात नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बस इतना कहा, संजय निर्दोष हो सकते हैं, शायद नहीं भी। हमें अभी इसकी पूरी जांच करनी है। उन्होंने उस दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस की समाप्ति की घोषणा की। 13 अप्रैल को सभी अखबारों में फिल्म उद्योग के लोगों, खासकर संजय दत्त के धमाकों में शामिल होने की सुर्खियां छपी। कुछ पत्रकारों ने उन अन्य फिल्मी सितारों की जांच शुरू कर दी थी जो दाऊद इब्राहिम सिंडिकेट के करीबी माने जाते थे।
साप्ताहिक और पाक्षिक पत्रिकाओं ने बॉलीवुड के दिग्गजों के आपराधिक गठजोड़ के इर्द गिर्द अपनी कवर स्टोरीज की योजना बनाना शुरू कर दिया। लोगों ने टिप्पणी की कि जांच से पहले ही समरा ने संजय को निर्दोष बताया था। स्तंभकारों ने सुनील दत्त और समरा के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों और सुनील दत्त के कांग्रेस नेतृत्व के साथ घनिष्ठ संबंधों का उल्लेख किया। ऐसी अफवाहें थी कि सुनील दत्त ने ही साजिश रची थी, इसलिए प्रधानमंत्री राव ने व्यक्तिगत रूप से समरा को निर्देश दिया था कि वो संजय के साथ नरमी बरते। खबर आने के बाद से समरा का फोन लगातार बज रहा था। फोन करने वालों में चौहान और पवार के अलावा कई और लोग भी शामिल थे जो बस उत्सुक थे और फोनों से तंग आकर उन्होंने अपने निजी सहायक से फोन उठाने को कहा। लेकिन देर सुबह उन्होंने एक फोन उठाया। वो मॉरिशस से संजय दत्त का फोन था। सर, मैं संजय बोल रहा हूँ। मैंने सुना है कि आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैं बम धमाकों में शामिल हूँ। समीर हिगोरा और हनीफ कड़ावाला ने आपका नाम लिया था, इसलिए हमने कहा कि हमें इसकी पुष्टि करनी होगी। अभी मैं मॉरिशस में शूटिंग कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो मैं अपनी शूटिंग रद्द कर सकता हूँ और तुरंत लौट सकता हूँ। नहीं बेटा, अपना काम खत्म करो और जब भी तुम्हारा समय हो लौट आओ। कोई जल्दी नहीं है सर, मैं सच में यही कह रहा हूँ। अगर आप चाहें तो मैं तुरंत आ सकता हूँ। जैसा कि मैंने कहा, आपके लौटने पर हम सत्यापन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। उस दोपहर प्रेस वार्ता में समरा ने मीडिया को बताया कि संजय ने उन्हें फोन किया था और जांच में मदद के लिए तुरंत लौटने की पेशकश की थी। समरा ने कहा कि उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया था कि कोई जल्दी नहीं है। संजय ने यूएनआई के बॉम्बे कार्यालय को भी फोन किया और अपनी संलिप्तता से इनकार किया। कुछ अखबारों ने 14 अप्रैल को ये खबर छापी। अगले कुछ दिनों में कुछ अखबारों ने ये भी सनसनीखेज खबरें छापी कि कैसे अजंता के परिसर में 3 ट्रक हथियार और गोला बारूद खड़े किए गए थे और संजय के अनीस इब्राहिम से कितने करीबी संबंध थे। मॉरिशस के समुद्र तट, जो उस समय बॉलीवुड के लिए पसंदीदा जगह थे, संजय दत्त को शांत नहीं कर पाए क्योंकि ये लगातार विकृत कहानियां सामने आई। संजय उस समय अपने करियर के चरम पर थे। वो आतिश के चरमोत्कर्ष दृश्यों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे थे। भारतीय मीडिया ने इस बारे में अटकलें लगानी शुरू कर दी थी कि क्या संजय कभी वापस लौटेंगे या फिर दुबई चले जाएंगे। संजय ने समरा को फिर से फोन करके आश्वस्त किया कि वह बम्बई लौट रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई तारीख नहीं बताई। इस तथ्य के बावजूद कि संजय लगातार समरा के संपर्क में थे, बम्बई पुलिस मीडिया के उन्माद में बह गई और बम्बई जाने वाली एयर मॉरिशस की उड़ानों की यात्री सूचियों पर नजर रखने लगी। हफ्ते में सिर्फ 2 उड़ानें थी। उन्हें पता चला कि संजय ने 19 अप्रैल के लिए एक सीट बुक कर ली थी। समरा को पता था कि संजय पर यह ध्यान, जिसकी उस समय संलिप्तता मामूली लग रही थी, टाइगर मेमन और विस्फोटों के मास्टरमाइंडों से ध्यान हटा रहा था। लेकिन पुलिस शायद उस समय के सबसे बड़े सिनेमाई नायक के इस खुलासे से उत्साहित होकर इस पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। पुलिस बल में कई लोग संजय दत्त को गिरफ्तार करना चाहते थे, हालांकि वे जानते थे कि सुनील दत्त अपने राजनीतिक संबंधों और बेदाग ईमानदारी की प्रतिष्ठा के साथ अगर गिरफ्तारी अनुचित हुई तो हंगामा खड़ा कर देंगे। Y.C. पवार और मारिया को उन्हें गिरफ्तार करने का काम सौंपा गया था। उड़ान 19 अप्रैल को सुबह 3 बजे पहुंचने वाली थी। सहार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर माहौल बेहद खराब था। लगभग 200 पुलिसकर्मी आगमन लाउंज के आसपास जमा थे। संजय दत्त एक ऐसे व्यक्ति थे जिनसे हर कोई सहानुभूति रखता था। वो नरगिस और सुनील दत्त के पुत्र थे, जो फिल्म उद्योग के सबसे सम्मानित और प्रिय जोड़ों में से एक थे। जब वो छोटे थे तब उनकी मां का निधन हो गया था। संजय नशे के आदी हो गए थे और अमेरिका के एक क्लिनिक में कड़ी मेहनत और इलाज के बाद ही उनका पुनर्वास हो सका। उनकी पत्नी ऋचा शर्मा बीमार थी और लंबे समय से अमेरिका में अस्पताल में भर्ती थी। अपनी बेदाग वंशावली के बावजूद संजय का फिल्मी करियर उतार चढ़ाव से भरा रहा। कई बार उन्हें किरदार पर ध्यान दिए बिना फिल्में करने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा। वो अपने आवेग और गुस्सैल स्वभाव के लिए भी जाने जाते थे, जिसके कारण अक्सर उन्हें अप्रिय परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था। हालांकि जनता उन्हें बहुत पसंद करती थी और 1993 में ऐसा लग रहा था कि उन्होंने खुद को बॉलीवुड के सबसे होनहार सितारे के रूप में स्थापित कर लिया है। लेकिन उनमें एक निश्चित रूप से बच्चों जैसा गुण भी था। जैसा कि सुनील दत्त पत्रकारों को समझाते थे, वो भले ही बड़े आदमी हो, लेकिन बच्चों की तरह सोचते हैं। सालों के नशीले पदार्थों के सेवन ने उनकी बुद्धि को खा लिया है। 19 अप्रैल की सुबह संजय तेजी से सहार हवाई अड्डे के आव्रजन क्षेत्र से गुजरे। उनके कंधे तक बिखरे बाल थे। जैसे ही वो ग्रीन चैनल से बाहर निकले, बंदूकधारी कमांडो और वर्दीधारी पुलिस अधिकारी उन पर टूट पड़े।
ऐसा लग रहा था जैसे यह उनकी किसी एक्शन फिल्म का दृश्य हो जिसमें वह माहिर थे। एक अधिकारी उनके पास आया और कहा, श्री संजय दत्त, आपको हमारे साथ आना होगा। क्यों? मैंने क्या किया है? संजय ने हल्के से विरोध किया, हालांकि उन्हें पता था कि इसका कोई फायदा नहीं होगा। हम इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते। हमें आपको पुलिस मुख्यालय ले जाना होगा। इसके बाद संजय ने एक शब्द भी नहीं कहा। उन्हें हवाई अड्डे से बाहर निकाला गया, एक निजी दरवाजे से, जिसे चारों तरफ से पुलिस कर्मियों ने घेर रखा था, और बांद्रा स्थित अपराध शाखा की यूनिट 7 के कार्यालय ले जाया गया। ये कार्रवाई इतनी तेज थी कि समूह इंतजार कर रहे लेंसमैन और रिपोर्टरों से बच निकलने में कामयाब रहा। बाद में मीडिया ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए इतना ज्यादा बल प्रयोग करने पर काफी हंगामा मचाया जिसने गिरफ्तारी से बचने की कोशिश नहीं की थी। हालांकि अगर वह चाहता तो बच सकता था। सुबह 11 बजे संजय को क्रॉफर्ड मार्केट स्थित पुलिस मुख्यालय परिसर अपराध शाखा के कार्यालय ले जाया गया। वहां मीडियाकर्मी और उत्सुक दर्शक, जिनमें अन्य विभागों के पुलिसकर्मी भी शामिल थे, जिन्होंने संजय की गिरफ्तारी के बारे में सुना था, उनकी एक झलक पाने के लिए इकट्ठा हुए थे। संजय को जेसीपी सिंह और मारिया से मिलवाया गया। शुरुआत में संजय ने बस इस बात से इनकार किया कि उसका अनीस इब्राहिम से कोई संबंध है या उसने उससे कोई हथियार खरीदा है। मारिया ने फोन उठाया और कुछ अस्पष्ट आदेश दिए। कुछ ही मिनटों में 2 आदमी अंदर आ गए। दोनों की हालत बहुत खराब, बेकार और जर्जर लग रही थी। अचानक संजय को एहसास हुआ कि वे समीर हिगोरा और हनीफ कड़ावाला थे। संजय का प्रतिरोध टूट गया और वो फूट फूट कर रोने लगा। थोड़ी देर बाद उसने स्वीकार किया कि उसने समीर और हनीफ के जरिए एक AK-56 खरीदी थी। मुझे बचपन से ही बंदूकें पसंद है। मेरे पास 3 लाइसेंसी हथियार हैं। 1.270 ब्रूनो ब्रांड की राइफल, 1.375 मैग्नम डबल बैरल राइफल और 1.12 बोर डबल बैरल बंदूक। मैं आमतौर पर इनका इस्तेमाल शिकार के लिए करता हूँ। मैं अपने दोस्त यूसुफ नुलवाला के साथ शिकार करता था। अंडरवर्ल्ड से मेरा पहला सामना दिसंबर 1991 में हुआ था, जब मैं यलगार की यूनिट के साथ दुबई गया था। एक साथी अभिनेता ने मुझे दाऊद इब्राहिम और उसके भाई अनीस से मिलवाया था। मैंने उनके बारे में पहले भी सुना था, लेकिन मैं उनसे नहीं मिला था और न ही उनसे बात की थी। अनीस को मुझसे लगाव हो गया और वो नियमित रूप से सेट पर मुझसे मिलने आने लगा। दाऊद इब्राहिम ने अपने बंगले व्हाइट हाउस में पूरी यूनिट के लिए एक डिनर भी आयोजित किया था, जिसमें मैं यूनिट के बाकी सभी लोगों के साथ शामिल हुआ था। उस पार्टी में मैं इकबाल मिर्ची, शरद शेट्टी और छोटा राजन जैसे कई अन्य डॉन और सिंडिकेट नेताओं से मिला। मेरा परिचय कयूम नाम के एक व्यक्ति से भी हुआ, जो दाऊद गिरोह का सदस्य है। उसके तुरंत बाद हम भारत लौट आए। सितंबर 1992 में कयूम मुझसे RK स्टूडियो में मिला। उसने मुझे 40,000 रुपये में एक परिष्कृत 9mm पिस्तौल बेचने की पेशकश की, जो मुझे पसंद आई और मैंने तुरंत खरीद ली। दिसंबर 1992 के दंगों के बाद मेरे पिता को मुस्लिम समर्थक करार दिया गया और उग्र भीड़ ने उन पर हमला किया। हमें हिंदू कट्टरपंथियों से धमकी भरे फोन आने लगे, जो दावा कर रहे थे कि वे मेरे पिता को मार देंगे और मेरी बहनों का बलात्कार करेंगे। मैं बहुत परेशान और तनावग्रस्त था। जब मैंने पुलिस से मदद मांगी तो उन्होंने कोई सहयोग नहीं किया। आखिरकार मैंने फैसला किया कि मुझे कुछ करना ही होगा। मैंने समीर और हनीफ के जरिए एक AK-56 हासिल की, जो अबू सलेम नाम के एक व्यक्ति के साथ आए थे। वे मुझे 3 राइफलें और हथगोले भी देना चाहते थे, लेकिन मैंने सिर्फ एक बंदूक और गोला बारूद अपने पास रखा और बाकी वापस कर दिए। मैंने हथियार और गोला बारूद को एक काली चादर में लपेटा और बंगले की दूसरी मंजिल पर अपने कमरे में छिपा दिया। दंगे खत्म होने के बाद मैंने समीर और हनीफ से संपर्क किया और उनसे बंदूक वापस लेने को कहा। हालांकि वे इसे वापस लेने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। बंदूक मुझे परेशान कर रही थी क्योंकि मैं जानता था कि AK-56 रखना सही नहीं है। जब मुझे एहसास हुआ कि उनका बंदूक वापस लेने का कोई इरादा नहीं है, तो मैंने उन्हें उनकी फिल्म सनम के लिए डेट्स देने से इनकार कर दिया, जो निर्माणाधीन थी। इस मुद्दे पर हमारे बीच कई बार बहस हुई। मैंने राइफल के बारे में पुलिस को सूचित करने के बारे में भी सोचा, लेकिन मुझे डर था कि इससे मेरे पिता की प्रतिष्ठा धूमिल होगी और उनके राजनीतिक करियर पर असर पड़ेगा। मुझे धमाकों के बारे में तब पता चला जब मैं जयपुर में फिल्म जय विक्रांत की शूटिंग कर रहा था। 2 अप्रैल को मैं आतिश की शूटिंग पूरी करने के लिए मॉरिशस रवाना हुआ। 13 अप्रैल को मुंबई में मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि समीर और हनीफ को गिरफ्तार कर लिया गया है और मेरा नाम भी लिया जा रहा है। मैं स्तब्ध रह गया। मेरा डर सच हो गया था। मेरे पिता ने भी यह खबर सुनी।
उन्होंने 13 अप्रैल को मुझे फोन किया और पूछा कि क्या मेरे पास AK-56 है। मैंने उनसे झूठ बोला और उन्हें यकीन दिलाया कि यह सच नहीं है। मैंने 14 अप्रैल को यूसुफ नुलवाला को फोन किया और उनसे कहा कि वे मेरे कमरे में मौजूद हथियारों को नष्ट कर दें। संजय की बात खत्म होने के बाद कमरा शांत हो गया। तब तक दोपहर हो चुकी थी। नुलवाला को लाने के लिए पुलिस की एक टीम नुलवाला के घर भेजी गई। नुलवाला के आने पर उन्होंने कहानी पूरी की। संजय के फोन करने के बाद वे तुरंत संजय के कमरे में गए और काले बंडल को ढूंढ निकाला, जिसके अंदर उन्हें AK-56, 2 मैगजीन, 250 राउंड गोला बारूद और एक पिस्तौल मिली। नुलवाला अपना टूलकिट साथ लाया था, जिसमें एक हैकसॉ था। उसने AK-56 के टुकड़े टुकड़े कर दिए, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि यह काफी नहीं है, उन्हें टुकड़ों को पिघलाना होगा। नुलवाला ने अपने और संजय के दोस्त केसी अदाजनिया से संपर्क किया, जो 60 साल के एक पारसी व्यापारी थे और स्टील निर्माण का व्यवसाय करते थे। अदाजनिया मदद के लिए तैयार हो गए। नुलवाला और अदाजनिया के घर के पीछे गोदाम में गए, जहां उन्होंने गैस कटर से राइफल के टुकड़ों को पिघलाने की कोशिश की, लेकिन वे पूरी तरह से पिघले नहीं। AK-56 को पिघलाने का काम अदाजनिया के लिए पूरी तरह से थका देने वाला था। तेज गंध और घने धुएं के कारण उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी। AK-56 की एक 18 इंच की रॉड और एक स्प्रिंग अभी भी पिघलनी बाकी थी जब दोनों दोस्तों ने उस दिन के लिए ये काम छोड़ने का फैसला किया। नुलवाला ने पिस्तौल अदाजनिया को दे दी थी और उसे बाद में उसे भी पिघलाने का निर्देश दिया था। उसने AK-56 के पिघले हुए टुकड़ों को इकट्ठा किया, उन्हें एक पैकेट में बनाया और मरीन ड्राइव पर समुद्र में फेंक दिया। संजय ने 15 अप्रैल को नुलवाला को फिर से फोन करके पता लगाया था कि हथियार नष्ट हो गए हैं या नहीं। नुलवाला ने उन्हें आश्वासन दिया था कि काम हो गया है। नुलवाला ने फिर अदाजनिया को फोन करके पिस्तौल के बारे में पूछताछ की। अदाजनिया ने उन्हें बताया था कि उन्होंने सब कुछ संभाल लिया है। हालांकि चूंकि वो पिछले दिन के काम से अभी भी अस्वस्थ महसूस कर रहे थे, इसलिए उन्होंने पूरी तरह ठीक होने के बाद पिस्तौल पिघलाने का फैसला किया। इसके तुरंत बाद अदाजनिया को किसी काम से कलकत्ता जाना पड़ा। उन्होंने पिस्तौल अपने दोस्त रूसी मुल्ला के पास छोड़ दी थी, जिसने उसे अपने दोस्त अजय मारवाह को दे दिया था। मारवाह के पास अभी भी हथियार था। पूरी कहानी सुनने के बाद सामरा ने संजय दत्त को टाडा के तहत गिरफ्तार करने की अनुमति दे दी, न कि आर्म्स एक्ट के तहत, जैसा कि अपेक्षित था। संजय को आगे की पूछताछ के लिए अपराध शाखा के लॉकअप की 3री मंजिल की कोठरी में रखा गया। पुलिस ने नुलवाला, अदाजनिया, मुल्ला और मारवाह को भी गिरफ्तार कर लिया। AK-56 की रॉड और स्प्रिंग अदाजनिया के गोदाम से और पिस्तौल मारवाह के घर से बरामद की गई। संजय दत्त के लिए दिन अंधकार में और निराशाजनक था। 20 अप्रैल का दिन था। समय मानो थम सा गया था और उनकी कोठरी की 4 दीवारें और नजदीक आ रही थी। एक कांस्टेबल ने 1 कप चाय और ब्रेड लाकर दी थी, लेकिन संजय खा नहीं पा रहे थे। वो इस बात को लेकर बहुत चिंतित थे कि उनका भविष्य क्या होगा। सुबह 9 बजे क्राइम ब्रांच के 2 अधिकारी उनकी कोठरी में दाखिल हुए और उन्हें JCP सिंह के कार्यालय में बुलाया। सिंह ने उन्हें बताया कि उन्हें अदालत ले जाया जाएगा और हिरासत में लिया जाएगा, जिसके बाद पुलिस अपनी जांच जारी रखेगी। संजय को 4 अधिकारियों के साथ एक जीप में सिटी सिविल और सत्र न्यायालय परिसर में विशेष रूप से नामित टाडा अदालत ले जाया गया। जीप के आगे एक एम्बेसडर और उसके पीछे एक जिप्सी थी। जैसे ही कार BSNL ट्रैफिक जंक्शन पर रुकी, संजय को एक विशाल विरोध मार्च दिखाई दिया। एक पल के लिए उसे उम्मीद हुई कि ये लोग उसके समर्थक हैं, जो उसकी गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं, लेकिन उसे यकीन था कि ऐसा नहीं है। उसे न्यायाधीश जय नारायण पटेल के सामने पेश किया गया, जिन्होंने उसे 3 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, संजय का परिवार उसके साथ मजबूती से खड़ा होता गया। उसके पिता सुनील दत्त, बहन नम्रता और बहनोई कुमार गौरव हर दिन समरा और सिंह से मिलने आते थे। जब उसे हर दिन लॉकअप से पूछताछ कक्ष तक ले जाया जाता था, तो उसका परिवार उसकी एक झलक पाने के लिए इंतजार करता था। उसके पिता पास आकर कुछ शब्द कहते थे। कुमार गौरव ने विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया कि उसकी यह कठिन परीक्षा यथासंभव कम और दर्द रहित रहे। संजय की गिरफ्तारी की खबर ने पहले पन्ने से बाकी सब कुछ गायब कर दिया। कट्टरपंथी संगठनों ने तुरंत उन्हें आतंकवादी और देशद्रोही करार दे दिया और बैठकों में संजय की निंदा करते हुए नारे लगाए गए। भाजपा की छात्र शाखा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP ने बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन के पास मराठा मंदिर थिएटर का घेराव किया और संजय अभिनीत फिल्म क्षत्रिय का प्रदर्शन रोक दिया। धीरे धीरे उनकी अन्य फिल्में भी सिनेमाघरों से हटा ली गई।
संजय के पुतले फूंके गए और शिवसेना के मुखपत्र सामना ने उनकी निंदा की। फिल्म उद्योग के सदस्यों ने भी सार्वजनिक रूप से उनका समर्थन नहीं किया। फिल्म उद्योग के लिए ये संकट का समय था। हालांकि यह पहली बार नहीं था कि इसके सदस्य कानूनी विवादों के केंद्र में थे। बॉलीवुड लंबे समय से कानून प्रवर्तन एजेंसियों के निशाने पर रहा था। 1960 के दशक की शुरुआत में दिलीप कुमार के घर पर बार बार छापे मारे गए थे और उन पर पाकिस्तानी जासूस होने का आरोप लगाया गया था। उनसे कई दिनों तक पूछताछ की गई और गिरफ्तारी की धमकी दी गई। ये सब एक युवक द्वारा दिए गए कमजोर सबूतों के आधार पर हुआ, जिसे गिरफ्तार किया गया था और जिसने दावा किया था कि वह पाकिस्तान का जासूस है और दिलीप कुमार उसका सहयोगी है। अंततः दिलीप कुमार ने प्रधानमंत्री नेहरू से अपील की और उसके बाद ही यह बदनामी अभियान रुका। ये पूरा अनुभव उस अभिनेता के लिए अविस्मरणीय रूप से अपमानजनक था, जिसका भारतीय धर्मनिरपेक्षता में विश्वास पूरी तरह से हिल गया था। ये भी चौंकाने वाला था कि फिल्म जगत के उनके किसी भी सहयोगी ने सार्वजनिक रूप से उनका समर्थन नहीं किया था। अमिताभ बच्चन कई बार विवादों में घिरे, खासकर 1985-86 के बोफोर्स घोटाले के दौरान। प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ उनकी दोस्ती ही थी जिसने उन्हें कुछ समय तक बेदाग रहने दिया। लेकिन जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने तो बच्चन को लगभग हर सरकारी विभाग ने, चाहे वह खुफिया विभाग हो या राजस्व विभाग, उत्पाद शुल्क और आयकर विभाग हो, परेशान किया। अमिताभ ने एजेंसियों के खिलाफ तब तक बहादुरी से लड़ाई लड़ी जब तक कि उन्हें आरोपों से निर्दोष साबित नहीं कर दिया गया। इस पूरे प्रकरण के दौरान फिल्म उद्योग ने सार्वजनिक रूप से उनका समर्थन नहीं किया। लेकिन संजय दत्त का मामला अलग था। जहां अमिताभ और दिलीप कुमार दोनों ही व्यक्तिगत रूप से पीड़ित थे, वहीं संजय के मामले में ऐसा लग रहा था कि पूरा उद्योग ही खतरे में था। कई लोगों का मानना था कि समीर और हनीफ के अंडरवर्ल्ड से संबंध है और संजय का उनसे संबंध अपने आप में निंदनीय था। इसके अलावा पेशेवर रूप से कई फिल्मी सितारे और निर्माता अंडरवर्ल्ड के नेताओं से मिले थे। अब ऐसा लग रहा था कि हर किसी पर शिकंजा कस रहा है। दाऊद इब्राहिम से किसी न किसी तरह जुड़े लोगों के नामों की सूची दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। हालांकि दाऊद इब्राहिम और अंडरवर्ल्ड के बॉलीवुड से संबंधों की चर्चा हमेशा होती थी, लेकिन इस बार पुलिस अफवाहों की जांच करने और संबंधों की प्रकृति की जांच करने के लिए दृढ़ थी। पुलिस विभाग के लोगों ने कथित तौर पर प्रसिद्ध निर्माताओं और फिल्मी हस्तियों के नाम मीडिया को लीक कर दिए, ये कहते हुए कि वे दाऊद के करीबी हैं। अपराध शाखा द्वारा तैयार की गई सूची में कथित तौर पर लगभग 80 नाम थे। ऐसे संबंधों का एक कारण ये था कि फिल्म निर्माण में बड़ी रकम शामिल होती थी। अक्सर ऋण प्राप्त करने का एकमात्र तरीका अंडरवर्ल्ड से ही होता था, क्योंकि बैंक और अन्य वैध ऋण देने वाली संस्थाएं अक्सर फिल्मों को वित्तपोषित करने से हिचकिचाती थीं। इससे डॉन को काले धन को सफेद करने का एक जरिया मिल जाता था, इसलिए वे भी तैयार हो जाते थे। वे कुछ अन्य लाभों की भी मांग करते थे, जैसे कि उनके मनोरंजन के लिए विशेष रूप से फिल्मी सितारों के साथ शो का मंचन। यौन शोषण की भी कानाफूसी होती थी। इस संदर्भ में अनीस इब्राहिम का नाम अक्सर लिया जाता था। इब्राहिम का एक और भाई नूरा कवि बनने की ख्वाहिश रखता था। ऐसा कहा जाता है कि उसकी कई कविताओं और गजलों का इस्तेमाल छद्म नाम से फिल्मों में किया गया था। कथित तौर पर फिल्म उद्योग के कुछ सदस्यों ने इस जांच को रोकने के लिए शरद पवार सहित राजनेताओं और केंद्र सरकार में सत्ताधारी लोगों के साथ अपने संबंधों का इस्तेमाल करने की कोशिश की। पैसे के लेन देन की भी अफवाहें थीं। कारण जो भी हो, तुरंत कोई और गिरफ्तारी नहीं हुई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री राजेश पायलट फिल्म उद्योग और अंडरवर्ल्ड के बीच सांठगांठ का पर्दाफाश करना चाहते थे। उनकी वजह चाहे जो भी रही हो, कुछ टिप्पणीकारों का मानना था कि पवार के फिल्म उद्योग के लोगों के साथ घनिष्ठ संबंध थे। पायलट सीबीआई जैसी एजेंसी के जरिए केंद्र सरकार को भी इस जांच में शामिल करना चाहते थे। अप्रैल और मई पवार के लिए मुश्किल भरे रहे। संसद और राज्य विधानसभा दोनों ही सत्र में थे। पवार अभी भी संसद सदस्य थे और अभी तक राज्य विधानसभा के लिए निर्वाचित नहीं हुए थे। दोनों ही जगहों पर न केवल विपक्ष के सदस्य बल्कि उनकी अपनी पार्टी के भीतर के उनके विरोधी भी लगातार शर्मनाक सवाल पूछ रहे थे। भाजपा के धर्मचंद चौरड़िया ने राज्य विधानसभा में पवार से पूछा कि कड़ावाला, हीगोरा और संजय के इकबालिया बयानों में जिन लोगों के नाम थे, उन सभी पर आरोप क्यों नहीं लगाए गए। पवार ने तुरंत जवाब दिया कि जिस संदिग्ध ने संजय दत्त का नाम उजागर किया था, उसने एक शिवसेना नेता का भी नाम लिया था। उसके खिलाफ भी आरोप नहीं लगाए गए थे। अपनी हिरासत के दूसरे सप्ताह में संजय को ठाणे केंद्रीय कारागार में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां अधिकांश विचाराधीन कैदी बंद थे। उन्हें 3 मई तक हिरासत में रखा गया था, लेकिन पुलिस ने और सबूत जुटाने के लिए 14 दिन और बढ़ाने का अनुरोध किया।
ये स्वीकार कर लिया गया। संजय को ये दिन अंतहीन लग रहे थे। वो लगातार सिगरेट पीने लगा। हालांकि कुछ हालात सुधर गए थे। उसे घर से खाना लाया जा रहा था। उसके पिता ने वादा किया था कि उसके बचाव के लिए सबसे अच्छे वकील ढूंढे जाएंगे। हालांकि पूरा दौर दुस्वप्न जैसा लग रहा था। मीडिया ने उसके साथ खूब खिलवाड़ किया। कुछ अखबारों ने उसे देशद्रोही करार दिया, तो कुछ ने उसके साथ कथित तौर पर हो रहे 5 सितारा व्यवहार की शिकायत की। शिवसेना संजय के खिलाफ अपने अभियान में विशेष रूप से प्रतिशोधी थी। जब फिल्म उद्योग से कोई और गिरफ्तारी होती नहीं दिख रही थी, तो उसके सदस्य धीरे धीरे सुनील दत्त के पक्ष में एकजुट हो गए। सुभाष घई, शत्रुघ्न सिन्हा, राज बब्बर, महेश भट्ट और अन्य लोगों ने संजय की लगातार हिरासत के विरोध में मोर्चे निकाले और संजय की मदद करने के लिए मीडिया, राजनेताओं और पुलिस से भी संपर्क किया। कई लोगों ने विरोध किया कि संजय पर कठोर टाडा के बजाय शस्त्र अधिनियम के तहत आरोप लगाया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि उनके माता पिता दोनों वफादार नागरिक थे और उनके पिता एक सांसद थे जिन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत कुछ अच्छा करने की कोशिश की थी। संजय 70 करोड़ रुपए की फिल्में बना रहे थे, जिनमें अमानत और महंत भी शामिल हैं, जिनकी शूटिंग कर रहे थे और अब इन पर काम रुक गया है। उनके निर्देशक और निर्माता हर दिन शूटिंग के साथ बढ़ते घाटे को लेकर बहुत चिंतित थे। सुभाष घई की संजय अभिनीत फिल्म खलनायक, जो जल्द ही रिलीज होने वाली थी, के पोस्टरों पर संजय को हथकड़ी लगाए हुए "हाँ, मैं हूँ खलनायक" कहते हुए बड़े आकार में दिखाया गया था। कुछ लोगों ने इन पोस्टरों को एक सार्वजनिक संदेश के रूप में लिया। फिल्म में संजय ने एक स्वतंत्रता सेनानी के बेटे की भूमिका निभाई थी जो देशद्रोही बन जाता है। लोगों ने घई पर इस त्रासदी का फायदा उठाने का आरोप लगाया। हालांकि घई ने इसका विरोध किया कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण संयोग था। सुनील दत्त ने 5 मई को उच्च न्यायालय में 2 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष अपील दायर की, जिसके परिणामस्वरूप संजय को विशेष रूप से नियुक्त टाडा न्यायाधीश पटेल के हिरासत आदेश के विरुद्ध जमानत पर रिहा कर दिया गया। पुलिस हिरासत में बिताए 15 दिन संजय को जीवन भर के समान लग रहे थे। जब वो आखिरकार घर पहुंचे, तो बाहर एक छोटी सी भीड़ जमा थी। "स्वागत है संजू बाबा, बाबा हम आपके साथ हैं और हम आपसे प्यार करते हैं" संजू के नारे लग रहे थे। दोस्तों ने उन्हें माला पहनाई और गले लगाया और प्रशंसकों ने दूर से ही फूल बरसाए। ये किसी युद्ध नायक के स्वागत जैसा लग रहा था और संजय ने इसका आनंद लिया। हालांकि वो अक्सर लंबे समय तक घर से बाहर रहते थे, इस बार घर वापसी उनके लिए खास थी। संजय को हर सोमवार अदालत में उपस्थित रहना अनिवार्य था और चूंकि उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई थी, इसलिए वो अदालतों की पूर्व अनुमति के बिना शहर नहीं छोड़ सकते थे। कुछ दिन सोने के बाद संजय ने काम निपटाने का फैसला किया। उनकी कई फिल्में अधूरी रहीं, जिनमें महेश भट्ट की गुमराह, अफजल खान की महंत और रमेश सिप्पी की आतिश जैसी बड़े बजट की फिल्में शामिल हैं, जिनकी शूटिंग गिरफ्तारी से पहले वे मॉरिशस में कर रहे थे। कुछ और फिल्में भी थीं जिनके पूरा होने में कुछ ही दिन लगे, जैसे साजिद नाडियाडवाला की आंदोलन। संजय के लिए अभूतपूर्व सहानुभूति की लहर ने सुभाष घई की खलनायक को एक बड़ी हिट बना दिया। शुरुआत में संजय द्वारा निभाए गए किरदार की अंत में हत्या कर दी गई थी, लेकिन कथित तौर पर घई ने जनता के मूड के अनुसार क्लाइमैक्स बदल दिया। संजय को एक नया पृष्ठ बदलते और कानून के सामने आत्मसमर्पण करने की प्रतिज्ञा करते दिखाया गया। बाद में घई ने बताया कि उन्होंने अपनी फिल्म के लिए 3 अंत शूट किए थे, जो वे आमतौर पर करते थे, और उन्होंने वही इस्तेमाल किया जो उन्हें फिल्म के लिए सबसे उपयुक्त लगा। विडंबना यह है कि संजय की गिरफ्तारी और उसके बाद रिहाई के बाद उनका बाजार मूल्य बढ़ने लगा। निर्माता उनकी लोकप्रियता का फायदा उठाना चाहते थे। उनका घर एक बार फिर चहल पहल से गुलजार हो गया। हालांकि इसकी एक कीमत चुकानी पड़ी थी। गिरफ्तारी से पहले वो अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के बेहद करीब थे। हालांकि अब उन्होंने सार्वजनिक रूप से उनके साथ किसी भी तरह के संबंध से इनकार किया था। संजय काम में लग गए और अपनी शूटिंग और अन्य जिम्मेदारियों के लिए असामान्य रूप से समय के पाबंद और नियमित हो गए। इस तरह जिंदगी चलती रही जब तक कि अगले जनवरी में मुकदमा शुरू नहीं हो गया। संजय दत्त की गिरफ्तारी के बाद लोग बम धमाकों में फिल्मी सितारों और राजनेताओं की संलिप्तता पर संदेह करने लगे। परिणामस्वरूप जांच में सीबीआई को शामिल करने की मांग उठी। 21 अप्रैल को सामरा की दैनिक प्रेस वार्ता में एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें लगता है कि सीबीआई पुलिस की तुलना में जांच बेहतर ढंग से करेगी। सामरा, जो शायद ही कभी नाराज होते थे, ने भौहें चढ़ाई और जवाब दिया कि पुलिस बल बेहतर ढंग से सुसज्जित है क्योंकि उनके पास स्थानीय विशेषज्ञता ज्यादा है। उन्होंने सीबीआई में काम किया था और उनका मानना था कि यह संगठन बम धमाकों की जांच पुलिस बल जितना अच्छा नहीं कर सकता।
महाराष्ट्र विधानसभा से लेकर लोकसभा तक यह मांग उठी कि राजनेताओं और अंडरवर्ल्ड के गठजोड़ की जांच होनी चाहिए। गैंगस्टरों के करीबी राजनेताओं का पर्दाफाश होना चाहिए। 21 अप्रैल को लोकसभा में विपक्षी दलों, मुख्यतः भाजपा और कम्युनिस्ट पार्टियों ने विस्फोटों की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की। मई की शुरुआत में पायलट ने नरसिम्हा राव को पत्र लिखकर सूचित किया कि पार्टी कार्यकर्ताओं को अंडरवर्ल्ड, कुछ राजनेताओं, व्यापारियों और नौकरशाहों के बीच एक गंभीर सांठगांठ का आभास है और सीबीआई जांच से यह साबित हो जाएगा कि सरकार किसी को भी नहीं बचा रही है, चाहे वे कितने भी उच्च पदस्थ क्यों न हो। महाराष्ट्र विधानसभा में भी इस कथित सांठगांठ पर जोरदार चर्चा हुई और विपक्षी नेता गोपीनाथ मुंडे ने बार बार यह आरोप लगाया कि पवार के दाऊद इब्राहिम से संबंध है। प्रेस ने इस आरोप को खूब प्रचारित किया। पवार ने बार बार कहा था कि बॉम्बे पुलिस सराहनीय काम कर रही है। उन्होंने उसी साल की शुरुआत में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, न्यूयॉर्क में हुए बम विस्फोट का उदाहरण दिया था, जहां जांचकर्ताओं को दोषियों की पहचान करने में 2 महीने लग गए थे। बॉम्बे पुलिस ने दोषियों को 48 घंटों के भीतर ही ढूंढ निकाला था। 10 मई को पवार ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कहा कि उन्हें सीबीआई द्वारा जांच करने पर कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि उन्होंने अपनी इस आशंका का भी उल्लेख किया कि इससे कुछ अवांछित देरी हो सकती है। सांसदों द्वारा सीबीआई की जांच के लिए याचिका दायर करने के कारण प्रधानमंत्री पर दबाव बढ़ गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी राजनेताओं, नौकरशाहों, फिल्मी हस्तियों और अन्य प्रभावशाली लोगों के अंडरवर्ल्ड से संबंधों का पता लगाने के लिए एक उच्च स्तरीय टीम का गठन किया। इस टीम में केंद्रीय गृह सचिव NN वोहरा, IB निदेशक AN वैद्य, CBI निदेशक SK दत्ता, रॉ सचिव JS बेदी, केंद्रीय सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क बोर्ड की अध्यक्ष श्रीमती गोविंद राज और राजेश पायलट शामिल थे। 15 जुलाई को हुई उनकी पहली बैठक में उन्हें 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। ये पहली बार था जब किसी उच्च स्तरीय सांठगांठ की जांच के लिए इतनी विशेषज्ञ टीम का गठन किया गया था। मई के अंत में ये घोषणा की गई कि मामला सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। CP समरा ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। घोषणा के अगले दिन अपनी दैनिक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि उनके लोगों ने दिन रात काम किया है और उन्होंने बहुत अच्छी प्रगति की है। घोषणा के बावजूद मामले में वास्तविक सीबीआई की भागीदारी आरोप पत्र दाखिल होने के बाद ही शुरू हुई। विस्फोट मामले में संजय दत्त और बॉलीवुड की एंट्री। माहिम